हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेरी वार्म वेलकम इन माय वीडियो। आप सबका स्वागत है। आई एम धनंजय फ्रॉम धनंजय क्लासेस अलीगढ़। तो जैसा कि मेरे रेगुलर व्यूअर्स जानते हैं, आजकल मेरा डिस्कशन चल रहा है रिएक्शंस को लेकर, और मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कशन किया था डिकम्पोजिशन रिएक्शंस और डिसएसोसिएशन रिएक्शंस को लेकर, विघटन अभिक्रियाएं और पृथक्करण अभिक्रियाओं को लेकर, आयनन अभिक्रियाओं को लेकर। आई होप सो अब आपको ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गई होगी कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, डिसएसोसिएशन रिएक्शंस एंड आयोनाइजेशन रिएक्शंस। आई होप सो। माय डियर, इस वीडियो के बाद मेरे पास कई सारे स्टूडेंट्स के कॉमन कमेंट्स हैं। वो कॉमन कमेंट्स हैं, सर हमें ये एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक के अंदर डिफरेंस करना सिखा दीजिए, और इसके अंदर क्या मेजर है डिफरेंस वो समझाइए। तो माय डियर, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं उन्हीं बॉयज और गर्ल्स की, उन्हीं अपने व्यूअर्स की उस इच्छा का सम्मान कर रहा हूं जिन्होंने कहा है कि सर हमें ऊष्मा शोषी और ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया के बारे में बताइए। तो आइए इस आर्टिकल को स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो हमारा आज का जो आर्टिकल है डियर्स, दैट इज classification of the reaction on behalf of heat energy। उम्मीद करता हूं मेरे जितने भी व्यूअर्स मुझे इस समय सुन रहे हैं वो समझ गए होंगे कि मेरा डिस्कशन आज का किस आर्टिकल को लेकर रहेगा। इसे सेंटर में कर देते हैं जल्दी से। और जो मेरे हिंदी भाषी व्यूअर्स हैं उनको नाराज होने से बचाने के लिए इसको हिंदी में भी बता देता हूं। इसे हम हिंदी में कहते हैं ऊष्मा के आधार पर अभिक्रियाओं का वर्गीकरण। तो माय डियर्स, आज का हमारा उद्देश्य अब आपको इस टाइटल से क्लियर हो गया होगा कि आज हम बात करेंगे कि जो हमारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जो हमारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, उनको हम ऊष्मा या ऊर्जा के आधार पर कैसे क्लासिफाइड करते हैं, कैसे वर्गीकृत करते हैं। तो माय डियर, फॉर योर नॉलेज, हमने अभिक्रियाओं को ऊष्मा अथवा ऊर्जा के आधार पर दो प्रकार से वर्गीकृत किया है, और ये दोनों कौन से प्रकार हैं, कम विद मी जानेंगे। द फर्स्ट इज नोन एज, पहली कहलाती है हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन, और सेकंड कहलाती है माय डियर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जो मेरे हिंदी भाषी हैं उनके लिए ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। इज दैट क्लियर माय डियर? और इसे हम कहते हैं ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया।
तो हमने ऊष्मा के आधार पर अपनी रिएक्शंस को 2 पार्ट में क्लासिफाइड किया है। फर्स्ट जिन्हें हम एंडोथर्मिक रिएक्शन यानी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, और सेकंड है हमारे यहां एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी ऊष्मा क्षेपी रिएक्शन। अब पहली बात, सर ये एंडो और एक्सो का मतलब क्या है? तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, एंडो एंड एक्सो आर द लैटिन लैंग्वेज वर्ड्स। ये लैटिन भाषा के शब्द हैं और इनका क्या मतलब है उसे जानते हैं जल्दी से। ये जो वर्ड आप देख रहे हैं एंडो, इसको मेरी केमिस्ट्री में कहा जाता है माय डियर आंतरिक, या कुछ लोग इसे भीतरी भी कहते हैं। और शब्द जो यूज हुआ है थर्मिक, इसको मेरी केमिस्ट्री में कहा जाता है माय डियर ऊष्मा। तो उम्मीद है एंडो और थर्मिक इन दोनों शब्दों का अब आपको सार क्लियर हो गया होगा। एंडो का मतलब भीतरी, यानी जहां कोई चीज यूज हो, आंतरिक हो। और थर्मिक, हमेशा फिजिक्स के स्टूडेंट्स भी हैं आप लोग, थर्मिक को बहुत अच्छे से जानते हैं, शायद मेरे से ज्यादा अच्छे से जानते हैं। थर्मिक माने होता है हीट, एनर्जी, ऊष्मा। और बात आती है, और सर एक्सो माने क्या होता है? एक्सो माने होता है माय डियर बाहरी, और थर्मिक एज यूजुअल, थर्मिक मतलब ऊष्मा। तो उम्मीद करता हूं एंडो और एक्सो वर्ड सीख गए आप। लैटिन भाषा के शब्द हैं, लैटिन भाषा के वर्ड्स हैं, और एंडो माने होता है भीतरी और एक्सो माने होता है बाहरी, और थर्मिक दोनों में एक जैसा है ऊष्मा के लिए। तो उम्मीद करता हूं ये दोनों वर्ड अब आपको क्लियर है। क्लियर है ना? तो अब जल्दी जल्दी से एक एक करके इन दोनों डेफिनेशंस को क्लियर करता हूं। तो सबसे पहले पेज बदल देता हूं और फर्स्ट हेडिंग को मेंशन करता हूं, यानी कि हमारी फर्स्ट हेडिंग है एंडो थर्मिक रिएक्शन। और हिंदी भाषी नाराज ना हो, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। क्लियर माय डियर? तो सबसे पहला क्वेश्चन, सर ये ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं क्या होती हैं? यदि आप केवल वर्ड को, केवल इस स्पेलिंग को प्रॉपर तरीके से सुने और समझें और देखें तो आपको डेफिनेशन एकदम क्लियर हो जाएगी। वे केमिकल रिएक्शंस, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। आइए इसको जल्दी से आपकी इस कन्वीनियंट के लिए लिख देता हूं। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक ऊष्मा ग्रहण करके उत्पाद बनाते हैं। ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं
लाती हैं। अब आप में से कई सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो अभिकारक और उत्पाद इन दो शब्दों से शायद नाराज हो गए होंगे। तो आइए माय डियर, जल्दी से उन दोनों शब्दों को क्लियर कर देता हूं आपको, जिससे जो भी मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो समझ लें। अभिकारक का मतलब होता है माय डियर रिएक्टेंट्स, और आज के बाद उत्पाद का मतलब भी आपसे कोई पूछेगा तो आप बताएंगे प्रोडक्ट्स। तो यानी कोई ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक ऊष्मा ग्रहण करें और उत्पाद दें, उन अभिक्रियाओं को हम कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। अब आपका एक क्वेश्चन होगा, सर एक एग्जाम्पल देके इसे क्लियर करिए। तो आइए, आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं आपको एक उदाहरण देकर इसे ज्यादा अच्छे से समझा सकूं। एक एग्जाम्पल ले रहा हूं जल्दी से। 2KClO3 एरो पर सिंबल ऑफ हीट 2KCl + 3O2। इज दैट क्लियर माय डियर्स? तो सबसे पहले जो मेरे ऐसे व्यूअर्स हैं जो किसी छोटी क्लास के हैं, जिन्हें अभी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की भी विशेष नॉलेज नहीं है, तो उनके लिए मैं ये कहूंगा रिएक्टेंट्स वे होते हैं जो किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, किसी रिएक्शन में भाग लेते हैं, और प्रोडक्ट वो होते हैं जो रिएक्शन के फलस्वरूप हमें गेन होते हैं। फिर भी उन्हें समझाने के लिए बहुत जल्दी से यहां लिखना पसंद करूंगा। ये हमारे यहां कहलाते हैं रिएक्टेंट यानी अभिकारक, और माय डियर ये सब के सब कहलाएंगे हमारे यहां उत्पाद, यानी कि जान गए होंगे मैं क्या लिखने जा रहा हूं, प्रोडक्ट्स। और एज यूजुअल ये अभिकारक। तो माय डियर किसी भी रिएक्शंस में रिएक्टेंट लेफ्ट हैंड साइड पर लिखे जाएंगे और प्रोडक्ट राइट हैंड साइड पर लिखे जाएंगे। रिएक्टेंट्स वे हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, प्रोडक्ट वे हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं। और यहां ये सिंबल जो आप देख रहे हैं, दिस इज द साइन ऑफ हीट, इट इज नोन एज डेल्टा। इसे हम डेल्टा कहते हैं, इसे हम ऊष्मा के रूप में दर्शाते हैं। यानी कि जब हमने पोटेशियम क्लोराइड को हीट दी, ऊष्मा दी, तो हमें पोटेशियम क्लोराइड मिला और ऑक्सीजन। तो जो स्टूडेंट्स इस कंपाउंड का नेम नहीं जानते हैं, उनकी कन्वीनियंस के लिए लिख देते हैं पोटेशियम क्लोरेट। उम्मीद मेरी बात क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्या सर जो हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं जिनमें ऊष्मा यूज की जाती है, उनमें हमेशा हीट को एरो के ऊपर लिखा जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। यदि हम थोड़ा सा मैथमेटिक्स का यूज करें तो माय डियर हम इसमें और का निशान लगाकर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं इस एबव रिएक्शन को? गौर फरमाइएगा मेरे साथ। 2KClO3 प्लस सिंबल ऑफ हीट और एज यूजुअल एरो 2KCl + 3O2। तो हो सकता है माय डियर आप किसी राइटर की स्टडी कर रहे हो, क्योंकि मेरे सारे व्यूअर्स जरूरी नहीं एक ही राइटर से पढ़ रहे हो सकता है कोई एनसीईआरटी से पढ़ रहा हो, कोई कॉम्पिटिटिव किसी बुक से पढ़ रहा हो, तो वहां पर जरूरी नहीं एरो के ऊपर ही सिंबल ऑफ हीट यानी डेल्टा बना आए। हो सकता है इस डेल्टा को वो रिएक्टेंट के साथ पॉजिटिव करके लिख दें। तो माय डियर आज के बाद यदि आपको किसी रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट यानी अभिकारकों के साथ सिंबल ऑफ हीट पॉजिटिव साइन के साथ लिखा हो, अभिकारकों के साथ धन चिन्ह के साथ लिखा हो, तब भी आप समझ जाइएगा कि यह एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, यानी इसमें पोटेशियम क्लोराइड को ऊष्मा दी गई है, तब उसने पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन दी है।
बच्चे का फिर एक क्वेश्चन आएगा, तो सर दीज आर द टू डिफरेंट आइडियाज टू एक्सप्लेन द एंडोथर्मिक रिएक्शंस। नो माय डियर, वी हैव वन मोर मेथड्स टू डिफाइन इट। तो वो कौन सा है? एक और आते हैं जल्दी से, और यानी हम इस रिएक्शन को ऐसे भी लिख सकते थे, ऐसे भी। एंड नाउ आई एम गोइंग टू राइट द फाइनल मेथड टू राइट द सेम रिएक्शन, पोटेशियम क्लोरेट एरो 2KCl plus 3O2, and now I am going to change the position of the symbol of heat। रिएक्टेंट के साथ पॉजिटिव साइन के साथ, या हम इसको प्रोडक्ट के साथ नेगेटिव साइन के साथ भी लिख सकते हैं। तो माय डियर, अब आप जब अपनी बुक की स्टडी करें तो एंडोथर्मिक रिएक्शन को आइडेंटिफाई करने में बिल्कुल देर मत लगाइएगा, क्योंकि रिएक्शन को आइडेंटिफाई करने के अब आपके पास 3 डिफरेंट मेथड्स हैं। या तो एरो के ऊपर सिंबल ऑफ हीट होगा, या रिएक्टेंट के साथ पॉजिटिव साइन के साथ सिंबल ऑफ हीट होगा, या प्रोडक्ट के साथ नेगेटिव साइन के साथ सिंबल ऑफ हीट होगा। उम्मीद है अब आप मेरी बात समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी एक चीज और आपको क्लियर करना चाहता हूं, क्योंकि यहां तो मैंने सिंबल ऑफ हीट से आपको इन बात को सिखाया है। हो सकता है सिंबल ऑफ हीट की जगह कोई न्यूमेरिकल वैल्यू या एल्जेब्रिक वैल्यू भी लिख दी जाए। न्यूमेरिकल वैल्यू या एल्जेब्रिक वैल्यू समझते हैं आप लोग? यदि नहीं समझते हैं तो आइए उसको भी पहले आपको क्लियर करता हूं। तो जल्दी से इस सेक्शन को अपन इरेज कर लेते हैं। जिससे आपको एक एग्जाम्पल न्यूमेरिकल वैल्यू का और एक एग्जाम्पल आपको एल्जेब्रिक वैल्यू का दे सकूं। जैसे समझिएगा और सुनिएगा मेरे साथ। PCl5 एरो PCl3 प्लस Cl2। सिंपली जब मैंने फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को गर्म किया, अब क्वेश्चन, सर कितना गर्म किया? एक्सप्लेनेशन में मैंने लिख दिया, इसको मैंने x किलो कैलोरी हीट दी, x किलो कैलोरी। तो एल्जेब्रिक फंक्शन x मान रहा हूं। अब मैं एल्जेब्रा में यूज होता है x, y, a, b। तो जब मैंने PCl5 को x कैलोरी हीट दी तो वो डिकम्पोज हो गया PCl3 और Cl2 के अंदर। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता था। हो सकता है मैं इस रिएक्शन को ऐसे लिख दूं, PCl5 एरो x किलो कैलोरी, इसके ऊपर PCl3 प्लस Cl2, ऐसे भी लिख सकता हूं। और जो लोग मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा शार्प हैं वो इसे ऐसे भी लिख सकते थे, -x किलो कैलोरी। आर यू गेटिंग माई वॉइस? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यानी कि PCl5 के साथ हम रिएक्टेंट के साथ पॉजिटिव साइन के साथ x किलो कैलोरी लिख सकते थे, या एरो के ऊपर x किलो कैलोरी लिख सकते थे, या इसको इस डायरेक्शन में ले जाते तो नेगेटिव साइन के साथ भी लिख सकते थे। उम्मीद कर रहा हूं अब आप सीख गए होंगे। ये हो सकता है किसी बुक में x की जगह कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हो, 50, 60, 100, 200, जो भी आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू हो। वो डिपेंड करेगा आप किस रिएक्शन को कर रहे हैं और किस रिएक्शन के लिए हमें कितनी हीट एनर्जी की नीड होगी। तो उम्मीद करता हूं अब आपको ये दोनों बातें समझ में आ गई होंगी कि हम सिंबल ऑफ हीट से भी इंडिकेट कर सकते हैं, हम एल्जेब्रिक वैल्यू को लिखकर भी एंडोथर्मिक रिएक्शन समझा सकते हैं, हम न्यूमेरिकल वैल्यू को लिखकर भी, किसी अंक को लिखकर के इस क्रिया के अंदर 50 किलो कैलोरी ऊष्मा की जरूरत हुई, एक न्यूमेरिकल वैल्यू लिखकर
एंडोथर्मिक रिएक्शन समझा सकते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूं माय डियर अब आप समझ गए होंगे। अब आप कहेंगे सर कुछ एग्जाम्पल दीजिए ऐसे जो हमारी डेली लाइफ के अंदर एंडोथर्मिक रिएक्शंस में उपयोग में लाए जाते हैं। तो आइए जल्दी से फटाफट इनको फिर इरेज कर देता हूं और अब आपके लिए कुछ एक वो एग्जाम्पल देता हूं जो आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। कहां कहां? जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस में है। नंबर 1, किसी लवण का पिघलना, यानी कि कोई सॉल्ट है और उस सॉल्ट को आप माफी चाहूंगा, मेल्ट करना चाहते हैं, तो आपको सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हीट एनर्जी देनी होगी। और जब आप उसे हीट एनर्जी देंगे तो फिर वो मेल्ट हो जाएगा। तब सवाल नंबर फर्स्ट, सर तो ये केमिकल रिएक्शन तो हुई नहीं? नहीं, ये फिजिकल चेंज है जो एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंतर्गत आता है। याद रखिएगा, एंडोथर्मिक क्योंकि हीट एनर्जी ले रहा है और फिजिकल चेंज क्योंकि इसके अंदर कोई भी पुराना बंध ना तो टूट रहा है और ना कोई नया बंध बन रहा है, इसीलिए यह फिजिकल चेंज है, भौतिक परिवर्तन है। तो किसी भी लवण का सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना माय डियर अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। दूसरा देखते हैं जल्दी से एग्जाम्पल, जैसे अमोनियम क्लोराइड, आप अच्छे से जानते हैं नौसादर। जैसे अमोनियम नाइट्रेट, बहुत अच्छे से जानते हैं आप। KCl, NaCl, जैसे लवणों का जल में घुलना। आप जब भी कभी इन किसी लवण को जल में घोलना चाहते हैं तो माय डियर इनको डिसॉल्व करने के लिए इन हायर क्वांटिटी यू आर नीडेड हीट एनर्जी, आपको ऊष्मीय ऊर्जा की जरूरत होगी। तो यह भी एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। सुनते रहिएगा और मुझे समझते रहिएगा माय डियर। बर्फ का पिघलना, देखा होगा आपने, जब आप फ्रीजर से बर्फ निकाल लाते हैं और इसको ओपन थोड़ी समय के लिए छोड़ देते हैं तो ये मेल्ट होने लगती है। क्यों? क्योंकि ये एटमॉस्फेयर से हीट एनर्जी को लेने लगती है और हीट एनर्जी को लेने के बाद ये स्वयं मेल्ट होने लगती है। तो वो हीट कहां से मिली है उसे? एटमॉस्फेयर से। क्योंकि कई बार स्टूडेंट मुझसे पूछ लेते हैं, सर एक बात बताइए, बर्फ जब वाटर में कन्वर्ट होती है सेल्फली, तो हमने तो उसे गर्म किया ही नहीं, तो फिर उसे एंडोथर्मिक रिएक्शन क्यों मानेंगे? तो आपका आंसर होगा, उस समय बर्फ हमारी एटमॉस्फेयर से हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है और स्वयं सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। एक और एग्जाम्पल लेता हूं जो आपकी पसंद के लिए बहुत बढ़िया सा है। जल का वाष्पीकरण। आपने देखा होगा घर के अंदर जब पोंछा लगाया जाता है तो जैसे जैसे पोंछा लगता जाता है हमारा फर्श धीरे धीरे सेल्फ ड्राई होने लगता है। देयर इज अ evaporation प्रोसेस और you know very well according to the physics or the being the student of physics, evaporation is done at each and every temperature। वो हर उस ताप पर हो सकता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, यानी वो आपके रूम टेम्परेचर पर उससे भी कम पर हो जाता है। तो evaporation प्रोसेस ऑलमोस्ट हर ताप पर होती रहती है एक्सेप्ट फ्रीजिंग पॉइंट। आप वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट पर मत ले जाइएगा उसे। इज दैट क्लियर? यहां तक सब कुछ क्लियर है? ये भी हो गया है। एक और बड़ा शानदार सा एग्जाम्पल देना चाहता हूं माय डियर, जिसे सुनने के बाद आप सबकी तबीयत खुश हो जाएगी। वो है प्रकाश संश्लेषण। इंग्लिश वाले व्यूअर्स नाराज हो गए। फोटो
तो ये जो फोटोसिंथेसिस है, जिसमें आपने सुना होगा पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की मदद से अपना फूड, अपना खाना तैयार करते हैं, तो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन कहलाती है वो। और इस रिएक्शन के अंदर भी माय डियर क्या होता है, सारे के सारे पेड़ पौधे जिनमें क्लोरोफिल है वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। तो सवाल ये, सर प्रकाश संश्लेषण भी एक एंडोथर्मिक यानी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है? यस। तो क्वेश्चन, सर वो ऊष्मा उसे कहां से मिली? सनलाइट से, ऊष्मीय प्रकाश से। क्लियर हो रहा है मेरी बात? आगे चलता हूं। अब सवाल ये, सर वो एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? तो जल्दी से आ जाते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन की एक बात कर लेते हैं, एक एग्जाम्पल। समय आ गया है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है, उस पर बात करें। यानी कि हम बात करने जा रहे हैं फोटो सिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। यानी कि एक पेड़ जिस पर क्लोरोफिल है वो अपना फूड कैसे तैयार करता है। तो फूड तैयार करने के लिए माय डियर उसे वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड, मुझे ध्यान से सुनना, और वातावरण का नहीं, पेड़ जो अपनी जड़ों से पानी लेते हैं वो, सनलाइट, ठीक है, और उसमें जरूरत पड़ती है क्लोरोफिल की। क्या बनाते हैं? C6H12O6 बनाते हैं और अपने लिए बनाते हैं का ऑक्सीजन। ठीक है, आप इसे अच्छे से जानते होंगे, ग्लूकोज। तो माय डियर, इस प्रकार सूर्य की उपस्थिति में या सनलाइट की उपस्थिति में हरे पेड़ पौधे अपने फूड को तैयार करते हैं। तो यहां सनलाइट का रोल है हीट एनर्जी को देना। और आप अच्छे से जानते हैं सनलाइट भी 7 डिफरेंट कलर से मिलकर बनी होती है। उनमें से भी लाल और नीले रंग की जो तरंग दैर्घ्य हैं वो इस क्रिया को तेजी के साथ एक्टिवेट करती हैं। यानी सनलाइट के अंदर भी, यदि और आप डेप्थ में सुनना चाहते हैं, तो रेड कलर और ब्लू कलर की जो वेवलेंथ हैं वो फूड प्रिपेयर करने में पेड़ पौधों को हेल्पफुल होती हैं। तो उम्मीद करता हूं अब आपको एंडोथर्मिक एकदम क्लियर हो गया होगा, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक ऊष्मा ग्रहण करके उत्पाद बनाते हैं उन्हें हम ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। अब बात आती है अगली रिएक्शन की या अगली हेडिंग की, जिसे आप लोग जानते हैं, यानी सेकंड हेडिंग है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और हिंदी भाषियों का विशेष ख्याल रखूंगा, यानी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। उम्मीद हेडिंग एकदम क्रिस्टल क्लियर है मेरे हर स्टूडेंट्स के ब्रेन में। ये ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं क्या हैं? तो वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा उत्सर्जित होती है। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा उत्सर्जित होती है। तो जल्दी से लिख देता हूं आप सबके लिए, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें क्रिया के फलस्वरूप
ऊष्मा उत्सर्जित। अब उत्सर्जित सुनने के बाद कई सारे बॉयज गर्ल्स नाराज। उम्मीद समझ गए, रिलीज। होती है ऊष्मा छिपी अभिक्रिया कहलाती है। तो उम्मीद करता हूं अब ऊष्मा छेपी आप समझ गए कि ऊष्मा छेपी अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं हैं जिनमें अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा उत्सर्जित होती है। अब आपका सवाल फिर होगा, सर एक एग्जाम्पल लेके बताओ। तो आइए एक एग्जाम्पल ले लेता हूं जल्दी से, जो आपको इस सेक्शन को ज्यादा क्लियर कर सके। N2 प्लस 3H2 एरो प्रोडक्ट बनाएंगे 2NH3 प्लस सिंबल ऑफ हीट। इज दैट क्लियर माय डियर? यानी कि जब हमने नाइट्रोजन की क्रिया हाइड्रोजन से कराई तो हमें अमोनिया प्राप्त होता है। और जो मेरे एकदम शानदार स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं इस रिएक्शन में Fe कैटलिस्ट होता है और MO कैटलिस्ट प्रमोटर। इन पर कभी फिर चर्चाएं करूंगा फिर किसी वीडियो के माध्यम से कि उत्प्रेरक और उत्प्रेरक वर्धक क्या होते हैं। फिलहाल इसको यहीं पे रखेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो के लिए छोड़ देंगे। तो इस रिएक्शन के अंदर हीट एनर्जी रिलीज हुई है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट के साथ ये पॉजिटिव साइन के साथ है। हो सकता है आप किसी राइटर को पढ़ रहे हो और राइटर इस रिएक्शन को कुछ ऐसे लिख दे, तो मेरा एक भी स्टूडेंट कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। N2 प्लस 3H2 और ये सिंबल ऑफ हीट जो आप देख रहे हैं, इसे माइनस चिन्ह के साथ आप इधर लिख सकते हैं, इसे शिफ्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैथमेटिक्स ये हमें अलाउ करती है। सीख गए माय डियर्स? तो आप या तो प्रोडक्ट के साथ पॉजिटिव साइन के साथ लिखिए या आप रिएक्टेंट के साथ नेगेटिव साइन के साथ लिखिए। सो दीज आर द टू वे ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। और एंडोथर्मिक के हमने 3 टाइप्स देखे थे। अब यहां पर फिर एक बात बताना चाहूंगा, यहां मैंने अगेन द सिंबल ऑफ हीट यूज किया है। इट इज नॉट नेसेसरी each and every time you are getting in same manner, you are getting the symbol of heat in reactions. May possible you are getting in the algebraic values or in the numerical values. हो सकता है डेल्टा की जगह XYZ कैलोरी करके या किलो जूल करके लिख दे, या न्यूमेरिकल वैल्यू 220 किलो जूल, 340 किलो जूल ऐसे करके भी लिख सकता है। तो इट डिपेंड्स ऑन द राइटर्स, ऑन द एग्जामिनर, कि वो आपको एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक में हीट को हीट के सिंबल से बताता है, एल्जेब्रिक वैल्यू से बताता है, या वो आपको न्यूमेरिकल वैल्यू से बताता है। इज दैट क्लियर? अब यहां एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा। कई सारे स्टूडेंट मुझसे कहते हैं, सर एक बात मुझे बताइए। मैंने की पूछिए। सर कंबस्जन जो है, जो दहन क्रिया जिसे हम कहते हैं कंबस्जन रिएक्शन, वो सर एंडोथर्मिक रिएक्शन है या एक्सोथर्मिक रिएक्शन? तो मैं उनसे कहता हूं कंबस्जन इज ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक ऊष्मा छेपी अभिक्रिया है। तो वो नाराज हो जाते हैं और उनकी नाराजगी इस उम्र में ठीक भी है। अब आप कहेंगे क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि सर कंबस्जन माने होता है किसी का दहन करना। मैंने कि ठीक बेटा, तो सर जब हम किसी को दहन करेंगे तो उसे जलाएंगे। मैंने कि बिल्कुल ठीक। और सर जब हम किसी को जलाएंगे तो ऊष्मा दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। तो सर जब हम किसी को ऊष्मा दे रहे हैं तो आपकी पिछली डेफिनेशन के अनुसार इट शुड बी एंडोथर्मिक रिएक्शन। माय डियर, जब बच्चे इस तरीके से आर्ग्यूड करते हैं तो सुकून भी बड़ा मिलता है। उसका इकलौता रीजन है कि बच्चे मुझे सुन रहे हैं, मेरे स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे हैं, मुझे फॉलो कर रहे हैं, ये बात कंफर्म हो जाती है।
लेकिन बीइंग ए लेक्चरर अब मेरा भी इसमें एक पार्ट आना बाकी है। तो अब बात करते हैं सर वो कौन सा पार्ट आना बाकी है। तो अब आपको पहले एक चीज क्लियर करनी होगी कि एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के पीछे साइंस क्या है। तो आइए इस पेज को यहीं रखूंगा, अभी पेज बदल देता हूं और पहले आपको इसके पीछे की साइंस के बारे में डिस्कस करता हूं। आइए, ये नोट करने वाली बातें हैं माय डियर। आप जितने भी मेरे स्टूडेंट्स मुझे इस समय वीडियो के माध्यम से देख और सुन रहे हैं वो समझिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और जैसे ये कंसेप्ट आपके ब्रेन में स्टेबल होगी, यू विल कंसोलिडेट ऑन दिस आर्टिकल। आप एकदम मजबूत हो जाएंगे। तब आप कहेंगे सर नाउ वी आर वेरी मच क्लियर टू टेक एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड नाउ वी हैव द परफेक्ट नॉलेज व्हाई द कंबस्जन रिएक्शन इज ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड आई एम डैम श्योर माय डियर यू विल बी ग्लैड टू नो अबाउट दीज थिंग्स। आइए बात करता हूं। नंबर 1 है जब कोई बंध समझते हैं, नहीं समझते तो बॉन्ड, जब कोई बंध टूटता है तो सदैव ऊष्मा देनी पड़ती है। पहली नॉलेज जो मेरे सारे स्टूडेंट के जहन में बैठ जानी चाहिएगा कि जब भी एक बॉन्ड टूटेगा तो उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए वी आर नीडेड एनर्जी, हमें ऊष्मा की, ऊर्जा की जरूरत है। फर्स्ट। नंबर 2, एक और नॉलेज अपग्रेड करते हैं अपन। जब कोई बंध बनता है तो ऊष्मा उत्सर्जित बता चुका हूं अपने सारे स्टूडेंट्स को पहले भी, रिलीज होती है। तो यानी कि जब भी एक न्यू बॉन्ड फॉर्म होगा तो जो हाई एनर्जी वाले एटम्स, आयन जो भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे, दे विल गेट पोटेंशियल एनर्जी और वी कैन से दे विल लूज देयर एनर्जी टू बी स्टेबल। स्थायित्व पाने के लिए, स्टेबल होने के लिए वो हमेशा ऊष्मा त्यागेंगे। तो 2 बातें याद रखनी होंगी। जब भी कभी कोई बंध टूटता है तो हमें उसमें ऊष्मा यानी हीट एनर्जी देनी पड़ती है, यानी वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। और जब भी कभी कोई बॉन्ड फॉर्म हो जाता है उस समय वो मॉलिक्यूल स्टेबल होने के कारण अपनी कुछ एनर्जी रिलीज कर देता है। क्लियर है? अब यदि यह बात समझ में आती है तो अब आपको फिर जाना होगा किसी केमिकल रिएक्शन पे। तो एक एग्जाम्पल ले लेता हूं जिससे आपको इन दोनों बातों को समझा सकूं। जैसे N2+3H2 और प्रोडक्ट बनाया था थोड़ी देर पहले हम लोगों ने 2NH3। तो यहां पर ये अभिकारक हैं। क्या वास्तविकता में ये अभिकारक ऐसे ही कंबाइंड हो जाते हैं? नहीं, पहले ये नाइट्रोजन आपस में अपने बॉन्ड तोड़कर डिफरेंट ब्रेक हो जाते हैं। नाइट्रोजन एटम्स में ये हाइड्रोजन अपने बीच के बॉन्ड को ब्रेक होकर हाइड्रोजन एटम्स में कन्वर्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि ऑलवेज इन अ केमिकल रिएक्शंस एटम्स आर रेस्पॉन्सिबल। आपने एटम्स की डेफिनेशन में भी ये पढ़ा होगा कि किसी भी रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु भाग लेते हैं, अणु नहीं लेते माय डियर्स। मॉलिक्यूल कभी भी किसी केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो सबसे पहले जो एटम्स मॉलिक्यूल हैं दे विल ब्रेक इनटू एटम्स। और जब एक मॉलिक्यूल एटम्स में ब्रेक होता है माय डियर तो सदैव उस मतलब बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें हीट एनर्जी
देनी पड़ती है। तो अभिकारकों को टूटने के लिए एक ऊष्मा की जरूरत है। फर्स्ट आगे चलते हैं, और जब ये दोनों मिलकर एक प्रोडक्ट यानी अमोनिया का निर्माण करते हैं, तो जब अमोनिया बनती है तो नाइट्रोजन एटम हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइंड हो रहा है टू फॉर्म अ न्यू बॉन्ड, एक नए बंध को बनाने के लिए। और जब नया बंध बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है। अब हमें इन दोनों प्रोसेस में यह देखना होगा कि बॉन्ड फॉर्मेशन में लगी एनर्जी और माफी चाहूंगा, बॉन्ड ब्रेक होने में लगी एनर्जी और बॉन्ड फॉर्मेशन में लगी एनर्जी में कौन ज्यादा है। यदि बॉन्ड फॉर्मेशन के पश्चात रिलीज हुई एनर्जी बॉन्ड फॉर्मेशन में रिलीज हुई एनर्जी बॉन्ड ब्रेक होने में लगी एनर्जी से ज्यादा है, तो क्रिया सदैव ऊष्मा छेपी होगी। क्लियर है मेरी बात? लिख दूं शायद ज्यादा अच्छी सी समझ में आएगी बात। आइएगा दोस्तों, सुनिएगा मुझे। यदि बॉन्ड फॉर्मेशन मतलब बॉन्ड बनने के फलस्वरूप उत्सर्जित ऊष्मा का मान बॉन्ड ब्रेक करने के लिए आवश्यक ऊष्मा के मान से अधिक है, तो अभिक्रिया सदैव ऊष्मा छेपी यानी कि एक्सोथर्मिक होगी। अब शायद ज्यादा सुकून मिलेगा आपको मेरी बात समझने में। यानी कि जब भी ये रिएक्शन अभिकारक के मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड ब्रेक होंगे तो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की जाएगी, और जब प्रोडक्ट के बॉन्ड फॉर्म होंगे तो हीट एनर्जी रिलीज की जाएगी। अब हमें देखना होगा कौन सी वाली एनर्जी ज्यादा है। यदि बॉन्ड फॉर्मेशन से प्राप्त एनर्जी बॉन्ड ब्रेक के लिए आवश्यक एनर्जी से ज्यादा है तो यह अभिक्रिया सदैव ऊष्मा छेपी है, और यदि बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आवश्यक एनर्जी बॉन्ड फॉर्मेशन के फलस्वरूप उत्पन्न एनर्जी से ज्यादा है तो यह रिएक्शन हमेशा एंडोथर्मिक होगी। उम्मीद करता हूं अब यह टेक्निकल पॉइंट आपको एकदम क्लियर हो जाएगा और शायद इन फ्यूचर आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। और यदि ऐसा है तो बहुत बढ़िया, और अब भी आपको ऐसा लगता है यू हैव लिटिल डाउट इन योर ब्रेन, तो अगेन आई एम ट्राइंग बाय एन एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल देता हूं, अपने पुराने वाले आर्टिकल पे आ जाता हूं। तो हमने ये बात की थी, अब की बार एक एग्जाम्पल ले लेते हैं एक्सक्लूसिव फॉर कंबस्जन, दहन के लिए। तो गौर फरमाइएगा, कंबस्जन जिसे आप बहुत भली भांति जानते हैं दहन। तो जितनी भी कंबस्जन रिएक्शंस हैं वो हमेशा एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। उसके पीछे मैंने रीजन बताया कि जब आपने कंबस्जन रिएक्शन की तो सबसे पहली बात
ऑल कंबशन रिएक्शंस आर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये बात नोट करने वाली है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? ये जितनी भी कंबशन रिएक्शंस होती हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती हैं, यानी कि अच्छे से जानते होंगे ये सब की सब ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं होती हैं। क्यों? क्योंकि हर कंबशन रिएक्शन के अंदर हम उस हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं, और जब भी कभी किसी के साथ ऑक्सीजन ऐड होती है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज ऑक्सीडेशन। तो यहां यह भी समझिएगा कि whenever we are combusting any hydrocarbon, always we are going to oxidize that carbon or that hydrocarbon. Clear है मेरी बात? तो all combustion reactions are oxidation reactions because the compound is going to react with oxygen. ठीक है, अब एक एग्जाम्पल लेके बात करते हैं जल्दी से। जैसे जब हमने कार्बन को वायु की उपस्थिति में जलाया, इसका दहन किया, तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली प्लस हीट एनर्जी मिली। तो अब हमसे कोई पूछे ये हीट एनर्जी मिलने का कारण क्या है, तो हम कहेंगे कि कार्बन और ऑक्सीजन की रिएक्शन के अंदर जब ये दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, तो इन दोनों को रिएक्शन करते वक्त अपने पुराने बॉन्ड ब्रेक करने होते हैं। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, तो पहले इनको एटम फॉर्म में आने के लिए अपने बीच का बॉन्ड ब्रेक करना होगा, इसीलिए हमें हीट एनर्जी जरूरत पड़ेगी। अब आगे आते हैं, जब यह बॉन्ड फॉर्म हो गया और एक नया कंपाउंड बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, तो नया कंपाउंड बना, और नए कंपाउंड के बनने में हमेशा हीट एनर्जी रिलीज होती है। तो यह हीट एनर्जी इसके द्वारा एब्जॉर्ब एनर्जी से हमेशा ज्यादा होती है। यही कारण है कि कंबशन रिएक्शन में हम आग लगाते हैं, उसके बाद भी उसे एंडोथर्मिक रिएक्शन नहीं मानते, क्योंकि जो उससे रिलीज एनर्जी है वो हमारी दी गई एनर्जी से ज्यादा है। उम्मीद है ये लाइन एकदम क्लियर हो गई होगी। एक और एग्जाम्पल दूंगा आपको जो आपको शायद नहीं पता होगा, श्वसन की क्रिया, ब्रीथिंग, जो आप सांस लेते हैं माय डियर, अगेन इट इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो माय डियर, जो आप श्वसन कर रहे हैं, जो आप ब्रीथिंग कर रहे हैं, यू आर इनटेकिंग ऑक्सीजन, यू आर इनटेकिंग एयर एंड यू आर यूजिंग ऑक्सीजन देयर। तो माय डियर, आप जब ऑक्सीजन लेते हैं बाय ब्रीथिंग, तो आपकी बॉडी का ग्लूकोज उस ऑक्सीजन के साथ ऐड होता है और उसके अंदर एक स्प्लिटिंग प्रोसेस होती है, और हमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी मिलती है। यही एनर्जी आपकी बॉडी के लिए स्ट्रेंथ के रूप में काम आती है। तो आइए अब हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, यानी कि श्वसन की क्रिया जिसे आप कह सकते हैं। तो जल्दी से इनको थोड़ा सा कॉर्नर पे कर देते हैं, जिससे ये कंफ्यूजन क्रिएट ना करे मेरे स्टूडेंट्स को। तो ये ठीक है ना, और इसको जल्दी से ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं। तो ऑक्सीडेशन और ये, और अब हम बात करने जा रहे हैं एक और परफेक्ट एग्जाम्पल, जिसे हम कह सकते हैं माय डियर श्वसन, ब्रीथिंग। ब्रीथिंग प्रोसेस की बात कर रहा हूं। तो जब हम श्वसन की क्रिया करते हैं तो हमें हमेशा ऑक्सीजन इनटेक करनी होती है, क्योंकि ये ऑक्सीजन हमारी बॉडी के ग्लूकोज को डिकम्पोज करने जा रही है। पूछना चाहेंगे सर रिएक्शन कौन सी है? तो C6H12O6 प्लस 6O2 एरो प्रोडक्ट बनाएंगे आप, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस हीट। इज दैट क्लियर? चलिए, तो माय डियर अगेन यू कैन सी हियर, आफ्टर द डिकम्पोजिशन ऑफ ग्लूकोज बाय द हेल्प ऑफ ब्रीथिंग यू आर गेटिंग हीट एनर्जी। क्योंकि इस रिएक्शन के अंदर हीट एनर्जी रिलीज हुई है, इसीलिए माय डियर ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई। तो श्वसन की क्रिया अपने आप में परफेक्ट एग्जाम्पल है एक्सोथर्मिक का। बच्चा सर एक दो एग्जाम्पल और दीजिएगा।
यदि आप कभी भी किसी एसिड को किसी बेस के साथ रिएक्ट करके उसे न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, उसे उदासीन कर रहे हैं, ऑलवेज इट इज ए परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हमेशा एसिड का बेस के साथ रिएक्शन एक न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस माना जाता है और इस प्रोसेस के अंदर हमेशा हीट एनर्जी रिलीज होती है, इसीलिए हम इसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो अब यदि मैं इस पूरे आर्टिकल को कंक्लूड करूं तो हम यह भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, चलिए इसको भी समझ लेते हैं। हम क्या कह सकते हैं, नोट करिएगा इन सब बातों को, इन फ्यूचर बड़ी हेल्पफुल होंगी आपके लिए। एंडोथर्मिक रिएक्शन, और इसको हम एक और नाम से नॉर्मल लैंग्वेज में बोल सकते हैं, क्या, हीट एब्जॉर्बिंग रिएक्शन। नॉर्मली, क्योंकि हमें इसमें हीट एब्जॉर्ब करनी पड़ती है। और दूसरी मैंने बताई थी अभी आपको, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और इसे माय डियर आप एक और नाम से बोल सकते हैं, हीट रिलीजिंग रिएक्शन। तो उम्मीद करता हूं मैंने कोशिश की है आपको आपके द्वारा कमेंट के माध्यम से पूछे गए ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के अंतर को यहां एक्सप्लेन करने की, और शायद उम्मीद करता हूं अब आपको ये परफेक्ट क्लियर हो गया होगा एंडोथर्मिक रिएक्शंस और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या है। फिर भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आफ्टर सीइंग दिस वीडियो यू आर गेटिंग एनी ट्रबल इन योर आर्टिकल टू अंडरस्टैंड माई वर्ड्स, तो जस्ट कमेंट ऑन माई वीडियो, और कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं कि अभी आपको मेरी बातों में क्या और समझना बाकी रह गया है। तो मैं कोशिश करूंगा आपके कमेंट के आधार पर अपने अगले वीडियो में आपकी सारी उन क्वेरीज को शांत करने के लिए जो अब भी आपके ब्रेन में रह गई हैं। तो अपनी वाणी को अब यहीं विराम दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में एक नए आर्टिकल के साथ फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।